हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईज हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति का लास्ट चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। देखो, विश्व राजनीति में अभी अगर हम इस समय की बात करें, है ना, 1940 के आसपास से हमने बात स्टार्ट की थी, और अगर आज हम 2020-23 22-23 के अकॉर्डिंगली देखें, मतलब इन वर्षों में आप ज़्यादातर जिस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, सुनते हैं कि आपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन जो चीज़ें आप कर रहे हैं, वो आपने विदेशों की भी चीज़ें आप मंगवा लेते हैं। तो किस तरीके से एक जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, वह कुछ एप्लीकेशंस में चेंज हो गया है। अभी आप अगर संचार प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, संचार तकनीकी की बात करेंगे, कितनी एडवांस हो गई है। तो पहले हो सकता था कि जब जैसे आपने प्राचीन भारत में आप देखते हैं कि जब कैसे रेशम मार्ग का व्यापार और सारी चीज़ें, आपने इतिहास पढ़ा होगा। प्राचीन मध्य में आपने बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिल जाते, इवन हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपको ऐसे साक्ष्य मिल जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी उसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। तब वो कैसे होता था, तो यही व्यापार, वस्तुएं, लोग, विचार, इसकी जो एक आवाजाही पूरे वर्ल्ड नेटवर्क में आज आप जो देखते हैं, बस वही वैश्वीकरण है। पर वर्तमान संदर्भ में वैश्वीकरण को समझने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को समझना होता है, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि इसका क्या प्रभाव भारत पर है। और यूपीएससी ने स्पेशली बच्चों जीएस का आपका जो पेपर 1 है, इसमें एक सीधा सा चैप्टर आपका जो टॉपिक है वह लिखा हुआ है, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। हालांकि ये थोड़ा सा इसका जो पक्ष होगा आपका इकोनॉमिकली ना होकर, ये पक्ष कैसा होगा कि समाज पर क्या प्रभाव है, महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा इस वैश्वीकरण का, हमारे विचारों, हमारी संस्थाओं पर, हमारे पारिवारिक मूल्यों, हमारी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। सो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वह बेसिकली आपका थोड़ा सा सोसाइटी से टच कॉन्सेप्ट होगा, है ना, पॉलिटी के साथ साथ। तो यहाँ पर ये सीधा टॉपिक आपको लिखा हुआ है। पीडीएफ के लिए जो बच्चे चिल्लाते रहते हैं, पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मंजू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, ठीक है। और आप इस बार जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ से आप स्कैन करके आराम से ये जो टेलीग्राम चैनल है वह ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं और जो पीडीएफ है वह भी मिल जाती है। चलिए, तो थोड़ी सी चर्चा वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण को समझने के लिए बेसिकली वैश्वीकरण क्या है, इसको शब्दों में बांध पाना थोड़ा सा कठिन है कंपैरेटिवली, है ना। सो वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण के कारण व प्रभाव, वैश्वीकरण के कारण, कारण क्या है व इसके प्रभाव क्या है। तो मेन पक्ष आपका ये लिखा हुआ है। आप क्वेश्चंस देखिएगा कि पिछले 4-5 सालों में किस तरह के क्वेश्चंस आए, और स्पेशली बच्चों जब हम इफेक्ट्स की बात करेंगे, प्रभाव की बात करेंगे, तब इसमें हम सब तरह के जो प्रभाव है वह देखेंगे, चाहे वह प्रभाव राजनीतिक हो, चाहे वह प्रभाव राजनीतिक हो, चाहे यह प्रभाव आपका सांस्कृतिक हो। पहले आर्थिक लिख लेते हैं, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव एंड सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। तो बेसिकली इन सभी एस्पेक्ट्स पर क्या इसके मतलब, बेसिकली इसकी जो अवधारणा है ना, बड़ी डायमेंशनल है। इसकी जो अवधारणा है वह कैसी है, बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशन अवधारणा है, बहुआयामी है, क्योंकि यहाँ पर एक पक्ष नहीं है, इसका मल्टी डायमेंशनल है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल है इसका जो कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे रीजन ये है कि वैश्वीकरण में आप ये नहीं कह सकते कि केवल वस्तुओं का जो आदान प्रदान है विभिन्न देशों की, देखो वैश्वीकरण की बात हो रही है। अगर हम पूरे विश्व की बात करेंगे तो हम राष्ट्रीय सीमाओं को तो वैसे भी लांघ जाते हैं,
विश्व की बात करेंगे मतलब हम किसी देश की बात नहीं कर रहे, हम विश्व में सभी देशों की बात कर रहे हैं। तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र की सीमाएं आप नहीं देख रहे हैं, आप नेशनल जो बाउंड्रीज है वह नहीं देख रहे हैं। चाहे पूंजी का व्यापार हो, चाहे पूंजी का आवागमन हो, चाहे वस्तुओं का व्यापार हो, आयात निर्यात हो, इन सभी चीजें, जैसे आप बहुत सारी चीजें आप देख लेंगे, वो मेक इन इंडिया, मेक इन चाइना, मेक इन जापान। आप सैमसंग कंपनी, बहुत सारे हो सकता है बहुत सारे बच्चे सैमसंग का फोन यूज करते हो, तो सैमसंग कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की, दक्षिण कोरिया की। तो ये आपके पास कैसे आया? अगर विश्व के बीच में व्यापार ना होता, आदान प्रदान ना होता, तो क्या आपको मिल पाता ये वैश्वीकरण का एक छोटा सा उदाहरण है। तो यहाँ पर बहुआयामी इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर हम केवल वस्तुओं की बात कर ले तो केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि इसके अवधारणा बड़ी एक मल्टी डायमेंशन वाली है। ठीक है, इसके प्रभाव की बात करेंगे। अच्छा, आप देखो, हम भारत के साथ जरूर देखेंगे कि भारत और वैश्वीकरण, हर एक कॉन्सेप्ट को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो समझना है ना। तो भारत और वैश्वीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही होगा, भारत और वैश्वीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही होगा, है ना। हर एक कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे इंडिया का जो कंटेक्स्ट होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक और कारण कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि सभी जो है वह इस ग्लोबलाइजेशन को अच्छा मानते हो। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये असमानता, इनइक्वालिटीज को बहुत बढ़ा रहा है, क्योंकि अमीर जो है वह और अमीर बनते जा रहे हैं, जो गरीब है वह और गरीब होते जा रहे हैं। और ऐसे में क्या है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट कि कहीं ना कहीं इसकी आलोचनाएं जो है वह जरूर होंगी। और ऐसे में भारत और वैश्वीकरण के अलावा वैश्वीकरण का जो प्रतिरोध एक होता है, वैश्वीकरण का मतलब जो आलोचक हैं वो क्या कहते हैं, किस दृष्टि से इसको देख रहे हैं, तो वैश्वीकरण का प्रतिरोध हम देखेंगे। ठीक है, तो एक तो ऑल ओवर प्रतिरोध कि विश्व में कुछ ऐसे लोगों का मानना है, कई ऐसे ग्रुप्स है जो ये मानते हैं कि भाई इसका प्रतिरोध होना चाहिए। पूर्ण रूप से ये सही कंसेप्ट नहीं है, लेकिन भारत के संदर्भ में भी हम देखेंगे कि भारत में ये प्रतिरोध किन आधारों पर है। भारत में प्रतिरोध, ठीक है, भारत में प्रतिरोध की मतलब वैश्वीकरण जो है वह क्यों आखिर एक सही कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये वैश्वीकरण को समझने के लिए 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि कोई एक सिंगल लाइन में हम वैश्वीकरण को परिभाषित नहीं कर सकते, इसके कई डायमेंशन है। जैसे आपने कह दिया कि कुछ वस्तुएं आपके आसपास ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं किन्हीं अन्य देशों की बनी होंगी लेकिन आपके पास मिल जाती है। ऐसे ही कई ऐसे अवसर मिल जाते हैं जो शायद हमें पहले ना मिले हो। घर बैठे बैठे आप इंडियन नहीं बल्कि अमेरिकन कैलेंडर, जो कैलेंडर है उसके अनुसार, अमेरिका की जो डेट है उसके अनुसार आपको ऑफ मिल रहा है। ये सारी चीजें क्या है कि अब जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आप इंडिया में रह रहे हैं तो केवल इंडिया के अकॉर्डिंग या फिर इंडिया की कंपनीज में काम कर रहे हैं। अगर आप कोई और एमएनसीज में काम कर रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वह अमेरिका की कोई कंपनी है, जैसे कि अमेरिका के वॉलमार्ट जो जिसमें कि स्टोर हाउस है या फिर इस तरह की जहाँ पे फल सब्जी और बाकी जो आपके दिनचर्या का सामान है वो सब मिलता है। इस तरह का विरोध जब यह भारत में खुल रहे थे तब इसका विरोध किन आधारों पे किया गया था कि जैसे कि जो आप फुटकर पे जो सब्जी बेच रहे हैं उनका क्या होगा अगर इस तरह से जो सब्जियां हैं वह भी अमेरिका इस देश में आके बेचेगा, तब हम क्या करेंगे। तो ये जो है तो यहाँ पे आ जाते हैं कि आखिर इनका प्रतिरोध क्यों हुआ। डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन इन सेंस की मतलब इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं हम, और ना केवल, और जब हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो हम प्राचीन काल से बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जब ब्रिटिशर्स आए थे, हम उपनिवेश थे ब्रिटेन के, तब केवल हम क्या थे, कच्चे माल के निर्यातक बस थे। और वो भी निर्यातक ऐसे नहीं थे कि कोई हमें लाभ हो रहा था उससे, है ना, कोई लाभ नहीं हो रहा था हमें उससे। तो यहाँ पर क्या है कि पूंजी केवल जा ही जा रही थी, बदले में मिल कुछ नहीं रहा था, और जो मिल रहा था वो भी लोन के बदले में मिल रहा था, हम उस पर ब्याज दे रहे थे। तो एक ऐसा दुष्चक्र था। लेकिन उस वक्त का जो वैश्वीकरण, लेकिन फिर भी वो काइंड ऑफ वैश्वीकरण क्यों हो गया, काइंड ऑफ वैश्वीकरण, क्योंकि भारत के बाहर जो है वह उससे वस्तुओं का आदान प्रदान, और फिर भारत जो है वह एक बाजार बन गया। भले वो बाजार ऐसा बना था कि ब्रिटेन और जो मैनचेस्टर और यहाँ पर जो चीजें बन रही थी वो लाके पटक दी जा रही थी भारत में, पर फिर भी लो हो गया वैश्वीकरण। वही बात है कि जबरदस्ती हुआ बट हो गया। तो ये क्या है कि वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट अगर ये कहता है, वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट अगर ये कह रहा है कि विश्व की जो एकदम नेशनल बाउंड्रीज है उनके परे, मतलब उन सीमाओं को ध्यान में नहीं रखना है, उसके बाहर जो आयात निर्यात हो रहा है
वस्तुओं की, पूंजी की, लोगों की, विचारों की। विचार भी इसमें शामिल है। ऐसा नहीं कि अब जैसे अमेरिका की नीली जीन्स स्वतंत्रता का प्रतीक, जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि केवल एक एक तक सीमित है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चाहे वैश्वीकरण की बात कर ले, या फिर हमने इसके पहले जो टॉपिक्स देखे, एनवायरमेंट वाला टॉपिक देखा, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि इसकी चर्चा तो भूगोल में होनी चाहिए या इसकी चर्चा तो एनवायरमेंट में होनी चाहिए, पर नहीं, यही इसकी चर्चा करनी है। क्यों? क्योंकि उन सभी समस्याओं का संबंध किससे था? पॉलिसी से था। और वो पॉलिसी कैसी थी? क्या कोई एक कंट्री बना लेता? नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग पर जो पॉलिसी है पूरा विश्व मिलकर बनाएगा, विश्व काम करेगा, तब हम उस समस्या से सुलझ पाएंगे, निपट पाएंगे। तो ऐसे में क्या था कि वो पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गया, इसलिए जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गया, रिसोर्सेज, है ना। बात कल हमने समझी थी, बस वैसे ही आज हमें वैश्वीकरण की बात करनी है। तो वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष और बाकी सारी चीजें आप इकोनॉमी में पढ़ लेते हैं, कुछ चर्चाएं इसकी सोसाइटी के साथ हो जाती है जब हम देखते हैं, तो आपकी सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ये, है ना। आपके सोसाइटी वाले कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वैश्वीकरण के जो प्रभाव है आखिर वह क्या क्या है, महिलाओं के जीवन पे क्या प्रभाव है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। अब देखो रहे इसके क्या कारण रहे, क्या प्रभाव रहे, तो प्रभाव भी कई तरीके से, कोई एक प्रभाव हम नहीं कह सकते, राजनीतिक, आर्थिक, बस बहुत छोटा सा टॉपिक है, परेशान नहीं होना है कि बहुत टफ अप नहीं है, बिल्कुल सरल है ये बिल्कुल सरल है ना। तो देखो ये वाला आपका, मैं आपको बच्चों टॉपिक के साथ साथ ये जो सिलेबस या फिर इसकी जो टैगलाइंस है, मैं इसलिए बता देती हूँ कि आप इसको सिंसियरिटी के साथ पढ़ो, थोड़ा अटेंटिव होकर पढ़ो। ये ना सोचो कि नहीं बस मिल गया, हो गया वैश्वीकरण, अरे भाई क्वेश्चन आएगा। अब देखो भारतीय समाज की बात हो रही, तो भारतीय समाज में जो अलग अलग वर्ग, अलग अलग पक्ष है, उन पर क्या प्रभाव, उसको थोड़ा सा आप सेग्रीगेट करके अलग अलग करके पढ़ लो, बस हो गया। अगर आपको 4-5 लाइंस भी ठीक से आ जाती है ना, तो काम आपका बन जाता है। ग्लोबलाइजेशन, सो लास्ट है चैप्टर, और वैश्वीकरण की चर्चा और भी कई जगह कई पुस्तकों में है, पहले आपको बता चुकी मैं। तो यहाँ पर हम वैश्वीकरण की अवधारणा और उसके जो क्या कारण थे उसकी जांच करेंगे, वैश्वीकरण के हम यहाँ पे रिजल्ट्स, परिणामों की बात करेंगे। लेकिन हमारे जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी रही वह इस बात को समझने में रही कि आखिर इंडिया पर इसके इफेक्ट्स क्या रहे, और स्पेशली भारत जो है वह वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है ना। भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है, और वैश्वीकरण का जो एक प्रतिरोध होता है उस पर भी हम थोड़ा सा नजर डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या है? आपके पास कोई ऐसी परिभाषा हो जो कि मैं ना बता रही हूं, सो प्लीज लिखिएगा, है ना, प्लीज बताइएगा। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन हम एक प्रोसेस को कह सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक हम प्रोसेस, एक प्रक्रिया को कह सकते हैं, जो कि इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन होता है, एक प्रोसेस जिसमें कि इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये इंटीग्रेशन, एकीकरण और ये इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है? अमंग द पीपल, अमंग द कंपनीज। ये इंटीग्रेशन और ये इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है? जो हम इंटरनेशनल कंपनीज की बात कर लें, हम व्यक्तियों की बात कर लें, ठीक है, पीपल, कंपनी, सरकारों की बात कर लें, गवर्नमेंट, हम अलग अलग राष्ट्रों की बात कर लें, तो इनके बीच में क्या है? एक एकीकरण का जो भाव है, एक इंटरेक्शन का जो भाव है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं? इसे हम वैश्वीकरण कह रहे हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम वैश्वीकरण कह रहे हैं। ये जो पूरी एक प्रक्रिया होगी, है ना, इसके इंटीग्रेशन की, इंटरेक्शन की, बिटवीन अमंग द कंपनी, अमंग द गवर्नमेंट, अमंग द जो स्टेट है, जो कंट्रीज हैं, उस सभी को हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया? अच्छा, इसमें स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे के लिए खिलौना साइकिल खरीदना चाहता है उसके बर्थडे पर। वो साइकिल किसी अन्य देश में बनी हुई थी, तो घर बैठे बैठे कहीं ना कहीं हम इस, आज तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आपको जो भी चीज़ें चाहिए, है ना, वो आप सारी मंगवा सकते हैं घर बैठे बैठे, केवल एप्लीकेशन के माध्यम से। और ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे हैं तो वैश्वीकरण नहीं हो रहा है, फिर भी वैश्वीकरण हो रहा है। अगर आप किसी वस्तु को नहीं ले रहे हैं
अब तो यूट्यूब, इंस्टा और भी जितनी सोशल मीडिया है, आप बिल्कुल एकदम दैनिक दिनचर्या समझ जाओगे कि कोई साउथ कोरिया का है, कोई अमेरिका का है, न्यूयॉर्क का है, कोई ब्रिटेन का है, ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे किसी नॉर्थ पॉइंट के जो कंट्री उसकी बात करें, साउथ पॉइंट के किसी कंट्री की बात करें, आप उसके कल्चर से छोटे छोटे से आप 30 सेकंड्स का कोई रील देख लो, आपको उसका कल्चर और चीजें समझ में आ जाएंगी कि वह डे बाय डे क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है कि घर बैठे बैठे आपका वैश्वीकरण हो रहा है। आपको उसका कोई स्टाइल पसंद आ गया, अरे उसने तो इस तरह का कोई चेयर यूज किया हुआ था, कोई टेबल था, है ना, कोई बुक थी, कोई थॉट था उसका, वो चीजें आपको अच्छी लगी। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो पसंद है वह घर बैठे बैठे तब भी प्रभावित हो रही है जब आप किसी जगह पे नहीं जा रहे हो। दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। आपके विचारों का ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी एमएनसी में काम करो तभी आपका ग्लोबलाइजेशन होगा, तभी आप वैश्वीकरण का हिस्सा बनेंगे। तो बेसिकली हम घर बैठे बैठे 30 सेकंड की, 50 सेकंड की रील्स चलाकर, शॉर्ट्स देखकर हमारा एक तरह से जो विचार है वह प्रभावित हो रहे हैं। हमारे विचार कैसे, पसंद नापसंद प्रभावित हो रही है। कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, कोई चीज आपको बुरी लग रही है। तो ये सारी चीजें क्या है कि हम भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है, हम भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है ना। तो देखो, जैसे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव मैं आपको इसके ग्लोबलाइजेशन के, अगर मैं आपको कुछ केवल पॉजिटिव इसके पक्ष नहीं है, कुछ मैं नकारात्मक पक्ष आपको बताऊं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में कि किसान आत्महत्या कर लेता है, उसकी फसल खराब हो जाती है, ठीक है, और इसने एक मल्टीनेशनल कंपनी से, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े ही महंगे बीज खरीदे हुए थे। अब जो महंगे बीज, अब ये कॉन्सेप्ट तो समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या दुष्चक्र रहा होगा। तो एक किसान जो है वह आत्महत्या कर लेता है। दूसरी बात कि आप ज्यादा फैशन के चक्कर में, ठीक है, अगर फैशन की बात करें तो बुर्का पहन के, बुर्का की जगह आपने कुछ ऐसा स्टाइल डाल लिया जो कि उग्रवादी संगठनों को, आतंकवादी संगठनों को पसंद नहीं आया, ठीक है, और वहां पे आपको परेशान कर दिया, फिर मर्डर हो गया छोटी छोटी सी चीजों पे। तब ये सारी चीजें क्या बता रही है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो बता रही है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें ये बताती है कि वैश्वीकरण का कोई एक पहलू नहीं है, इसके एक से ज्यादा कई पहलू हैं। इसके अलावा यूरोप की कोई कंपनी है, भारत की किसी कंपनी को खरीद ले रही है, भारत की कोई कंपनी है, यूरोप की किसी कंपनी को खरीद रही है, लोग जो है वह उस चीज से खुश नहीं है, सब ग्लोबलाइजेशन के ही है। इसके अलावा हम ये देखें कि दो एग्जाम्पल्स ये हो गए, फैशन को लेके हो गया। हाँ, इसके अलावा देखो, मुंबई में किसी ने मूवी बनाई, ठीक है, अब यहाँ पर जो मूवी बना रहा था उसे कह रहे ये तो पूरी कॉपी है। आप बहुत से ऐसे वीडियोस देख लेंगे जिसमें ये तो इसकी कॉपी है, ये तो हॉलीवुड के सीन की कॉपी है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे जिसने मूवी बनाई थी इस पर जो हॉलीवुड वाले हैं इन्होंने भाई कॉपीराइट और सब लगा दिया कि ये जो फिल्म है आपने इस सीन को, इस कॉन्सेप्ट को चोरी किया। तो ये सारी चीजें क्या बताती है कि विश्व में जो चीजें हैं वह जुड़ी हुई हैं। एक देश में कोई घटना होती है, दूसरे देश में प्रभावित वो चीज करते, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी दिखा रहा, नहीं दिखा रहा। इसके अलावा देखो कि जैसे कि कोई एमएनसी की श्रृंखला, जैसे कि मैंने वॉलमार्ट ही बताया, तो वॉलमार्ट अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टोर खोलता है जिसपे किराने का सारा सामान मिलता है, आपकी रोजाना की जरूरतों का सारा सामान मिल रहा है, सब्जी फल मिल रहा, खुदरा व्यापारी कहाँ जाएंगे, या नॉर्मल जो हमारे यहाँ बाकी शॉप रहती है वैसे वो कहाँ जाएंगे। तब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसका नेगेटिव पहलू दिखाता है। अब देखो, अब इसका हम थोड़ा सा एक दो पॉजिटिव पहलू देखें। सकारात्मक पहलू क्या है कि भाई घर बैठे बैठे आपने किसी दूसरे देश की वस्तु खरीद ली। एग्जाम्पल क्या है, आपने वस्तु खरीदी जो कि किसी दूसरे देश की थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ अवसर ऐसे मिले महिलाओं को जो कि शायद पहले कभी नहीं मिले। तो ना केवल अवसर, जैसे कि घर बैठे बैठे और बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम दिया है, इससे कई अपॉर्चुनिटीज, जैसे आपने गिग इकोनॉमी सुना, इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा मेंस में कि जो गिग इकोनॉमी है महिलाओं पर उसका क्या प्रभाव। गिग इकोनॉमी मतलब आकस्मिक रूप से कोई काम मिल जाना छोटे समय के लिए, जैसे कि डाटा एंट्री का काम मिल गया, घर बैठे बैठे आपको करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, कुछ छोटे समय, कम समय के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, तो घर बैठे बैठे वुमेन्स के लिए चैलेंज है कि वे घर के बाहर जाके सभी काम नहीं कर सकते ना, है ना, कहने की बातें कुछ और होती है।
बट रियलिटी तो यही है कि सब जो है वह घर के बाहर निकल कर काम नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं कि घर बैठे बैठे जो है वह उनको कुछ काम मिल गया और कुछ समय के लिए उन्होंने वह काम कर लिया। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ कि कुछ ऐसे अवसर जो है वह हमें इससे मिल गए। बट हम ये कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जो है वह इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो वैश्वीकरण की जब हम बात करेंगे तो वैश्वीकरण में जो ये प्रवाहित हो रहा था ना, वैश्वीकरण में जो ये प्रवाह था बेसिकली ये बहुआयामी था। ये प्रवाह किस किस के बीच में था? ये प्रवाह जो आदान प्रदान हो रहा था ये बेसिकली क्या है, वैश्वीकरण की एक बुनियादी चीज है कि प्रवाह तो होगा। ये वैश्वीकरण का एक बुनियादी पहलू कह लो कि चीजों का प्रवाह होगा, है ना, चीजों का लेन देन जो है एक प्रवाह जो है वह होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जब तकनीक आ जाए तो ये प्रवाह बड़ा ही तेज हो जाए। तो चाहे विचार हो, वही बात, प्रवाह किस किस चीज का होगा? विचारों का, विचार का प्रवाह होगा, पूंजी का प्रवाह होगा, कैपिटल। पहले आप केवल अपने ही देश में निवेश कीजिए लाभ कमाने के लिए। अब देखो आप शेयर मार्केट कुछ एप्लीकेशन ही डाउनलोड कर लो। अब की जो देखो जितनी टेक्नोलॉजी आ जाएगी उतना ज्यादा ये जो प्रवाह है वह तेज हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जब अब्राहम लिंकन की हत्या हुई थी उस वक्त बहुत ज़्यादा जो संचार तकनीकी है उसका विकास नहीं हुआ था, और ऐसे में ये सूचना यूरोप में ही केवल पहुंचने में 2 महीने का समय लग गया था। लेकिन जब मनुष्य चांद पर पहुंचा ये सूचना आई थिंक 1 पॉइंट कुछ सेकंड के आसपास में सब तक पहुंच गई थी। एंड इसके अलावा लगभग 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने लाइव चीज़ों को देखा। तब इस तरह की बातें क्या बताती है कि जैसे जैसे तकनीक का विकास होगा वैसे वैसे इस तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, इस तरह की जो सूचनाएं हैं बहुत तीव्र गति से पहुंचेंगी। आजकल तो आप सब सारी चीज़ों को लाइव, इधर पंखा हिल रहा है अभी भी दिल्ली में, जब ये अभी आपने भूकंप के कई झटके देखा, अभी भी पंखा हिल रहा है, और जैसे ही यूट्यूब खोला कह रहे देखे कितना तेज था भूकंप, तुरंत पता चल गया अच्छा अच्छा इतने पे था। तो ये सारी चीज़ें क्या अब जो है वह बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आपको सूचनाएं, वस्तुएं, सब अभी चीज़ों का जो फ्लो है वह मिल जाता है। तो चाहे विचार हो, चाहे पूंजी हो, चाहे वस्तुएं हो, है ना, विचार हो, पूंजी हो, वस्तुएं हो, इसके अलावा और हम लोगों की आवाजाही की बात कर लें। क्या पहले पॉसिबल था कि जो लोग हैं वह इतने ज़्यादा एक दूसरे देशों में जो है वह काम करते थे, जाकर रोजगार उनको मिल जाता था? तो आज की अपेक्षा क्या ये चीज़ पहले कठिन थी या सरल थी? कठिन थी, है ना। तो व्यापार हो, तो इन सभी चीज़ों का, है ना, पूंजी हो, लोग हो, वस्तुएं हैं, व्यापार है, इन सभी चीज़ों क्या क्या है बच्चों? एक आवागमन है किसके बीच में? विभिन्न राष्ट्रों के बीच में एक प्रवाह जो है वह बना हुआ है। और जैसे जैसे तकनीक हमें मिलती जाती है उसकी विशेषता ये होती जाती है कि ये जो फ्लो है ना वो तेज होता जाता है। जैसे कि पहले कोई अमेरिका जा रहा है, पता चला 2 महीने में पहुंचा। अच्छा देखो, जब वाष्प का ये जो वाष्प का इंजन है, जब इसका आविष्कार हुआ था तो जो जहाज ऐसे थे जो लगभग शायद 1 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता था समटाइम्स यूरोप के कुछ रास्तों से होने होकर भारत आने में। लेकिन जब ये बाद में जहाज ऐसे चलने लगे उसके बाद ये दूरी बहुत कम हो गई थी, और इससे जो समय था ना वो बहुत कम हो गया था, शायद 1 हफ्ते के आसपास का समय, जो भी समय रहा होगा देख लीजिएगा, आपको एक्यूरेट अगर चाहिए तो हिस्ट्री के एनसीईआरटी में मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें क्या है कि जब इस तरह का डेवलपमेंट हो गया, अब तीव्र गति से जो है वह आने लगे, तब भारत में ब्रिटिशर्स की कॉलोनी और भी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? अब उनके परिवार भी आने लगे, चलो पापा का रोजगार जो है वह अब ब्रिटेन में नहीं है, भारत में है, तो वहाँ पे आ गए, फिर उनकी फैमिलीज आने लगी। तब ऐसे में क्या हुआ कि जब जैसे जैसे तकनीक का आविष्कार होगा वैसे वैसे जब वैश्वीकरण जो है इसकी प्रक्रिया कैसी होगी? तेज होती जाएगी। तो वैश्वीकरण कोई नई प्रक्रिया नहीं है, वैश्वीकरण जो है बड़े प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन ये नया इसमें कुछ है तो वो है तकनीक। और तकनीक में क्या है? इसका द्रुत गति से चीजों का मिल जाना, है ना, तेजी से मिल जाना। तो विचार, पूंजी, वस्तुएं, लोग, व्यापार, तो ऐसे में हम ये कहें कि एक विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का जो कॉन्सेप्ट है वह मिल गया है हमें। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव,
विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, है ना, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। अब लोग जो है वह वैश्विक रूप से कैसे हो गए हैं, जुड़ गए हैं। और ये जो जुड़ाव है ये केवल एक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जुड़ाव भी कैसा है, बहुआयामी है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है कि ये बहुआयामी अवधारणा है। कैसा कॉन्सेप्ट है, बहुआयामी अवधारणा है, क्योंकि ये जो जुड़ाव है वह किसी एक चीज से नहीं है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स जो है वह कई सारे हैं। तो ये एक मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट जो है वह हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके हम कुछ कारणों की बात करते हैं कि आखिर वैश्वीकरण का कारण क्या रहा, है ना। वैश्वीकरण का कारण, तो वैश्वीकरण का कोई एक कारण तो है नहीं, कई कारण हैं। वैश्वीकरण का एक नहीं बल्कि कई कारण हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को प्रभावित किया। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो एक इम्पोर्टेंट कारण है, सबसे ज्यादा एक जो इम्पोर्टेंट कारण है वह क्या है, प्रौद्योगिकी, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कारक हो गया प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी है इसका विकास होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है वह तेज होती जाएगी। वैसे वैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्रुत होती जाएगी, तेज होती जाएगी प्रक्रिया। आया समझ में, तेज हो जाएगी, है ना। तो यहां पर जैसे कि हम टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, टेलीग्राम, टेलीग्राफ ना टेलीग्राम, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ, ठीक है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, किसने बनाया था टेलीफोन, बताओ जरा, माइक्रोचिप, माइक्रोचिप। तो इस तरह की जैसे जैसे संचार क्रांति हुई, वैसे वैसे वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वह कैसी हो गई बच्चों, तेज हो गई, है ना। तो और दूसरा हम इसका एक जो फैक्टर देखते हैं वो ये है कि विश्व में कोई एक घटना घटती है तो विश्व के एक हिस्से की घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी देखा जाता है। जैसे कि लास्ट भी हमने बात की थी कि जैसे अब अगर विश्व इतना ज़्यादा पारस्परिक जो जुड़ाव है वह हो चुका है, आर्थिक रूप से एक किसी हम देश पर निर्भर है, अगर वहाँ से हम कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, वहाँ मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर चीज़ जो वहाँ से हम लेकर आ रहे थे उसका इम्पोर्ट बंद हो गया, तब ऐसे में क्या हुआ, हमारे यहाँ भी उस चीज़ की कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना, बिल्कुल हो जाएगी। तब ऐसे में कि अब पारस्परिक जुड़ाव जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है, अगर हम एक इंटीग्रेटेड विश्व की बात करें तो ये प्रभाव के कारण क्या हो गया है कि विश्व के एक हिस्से की घटना का प्रभाव, विश्व के एक हिस्से की घटना का प्रभाव अन्य हिस्सों पर हो रहा है, अन्य हिस्सों पर भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एक जो हम कहे कि जो वैश्वीकरण है, ठीक है, इसका विकास हो रहा है। लेकिन हाँ, मुख्य पहलू इसमें प्रौद्योगिकी है। तो जैसे जैसे आप कुछ नई तकनीकें, कुछ नए एग्जाम्पल्स जो है इसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, चलिए अब देखते हैं आगे। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, या फिर साथ साथ जो है वह लिखते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या है कि वैश्वीकरण का अगर हम अवधारणा की बात करें तो वैश्वीकरण को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ हम एक चीज़ तो समझ ही सकते हैं कि इसमें जो एक वर्ड प्रवाह है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह विचारों का हो, विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में विचारों का पहुँचना, एक से ज़्यादा जगहों पर पूंजी का जाना, वस्तुओं का कई कई देशों में पहुँचना, व्यापार और बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के एक हिस्से से लोगों का किसी दूसरे हिस्से में, किसी देश में चला जाना। तो बेसिकली एक विश्वव्यापी पारस्परिक
जुड़ाव जो है एक निरंतरता से पैदा हो गया है और एक कायम भी है ना। तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण है। और इसके अलावा एक बहुआयामी अवधारणा इसलिए क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इसके कई तरह के डायमेंशंस है, तो इसलिए हम कहते हैं, देखो कुछ लोगों का ये मानना है कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है और वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा, यानी कुछ समाज को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों से ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम इसके जो कुछ प्रभाव है वह देखें। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो वैश्वीकरण है उससे क्या हो रहा है, उससे केवल एक ही किसी वर्ग को लाभ हो रहा है, दूसरे को लाभ नहीं हो रहा। तो वो पर्टिकुलर वर्ग जिसको लाभ हो रहा है वो कौन है, वो धनी वर्ग है, वो रिच ग्रुप है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है वह माना जाता है। वैश्वीकरण के कारणों के तो ठीक है, अब हम प्रभाव की बात करते हैं। चलो वैश्वीकरण के प्रभाव की बात करेंगे। वैश्वीकरण के प्रभाव, तो वैश्वीकरण के प्रभाव में बच्चों 3 तरह के प्रभाव को हम पढ़ेंगे। राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इन 3 पॉइंट्स के अंतर्गत हम इसके जो प्रभाव है वह देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं राजनीतिक। अच्छा ये बताओ, जैसे कि हमने पॉलिटी में ये देखा था कि जब तक गठबंधन की सरकार नहीं थी, केवल एक व्यक्ति ऐसा था कि कोई एक पार्टी जीत गई, जैसे कि कांग्रेस का बहुमत पहले वर्चस्व था, डोमिनेंस हुआ करता था, एक कह रहा था वन पार्टी डोमिनेंस का, दैट इज कांग्रेस। और यहाँ पर क्या था कि जब हम देखेंगे कि नेहरू जी से लेकर उसके बाद तक जो है वह किस तरह से चलता रहा, उथल पुथल होती रही, लेकिन फिर भी 1980 के दशक तक अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं तब तक इंदिरा जी थी, एक वर्चस्व को कायम रखा। उसके बाद गठबंधन हो गया। और देखो गठबंधन में ये था कि अगर एक से ज्यादा लोगों का आपको समर्थन है तब आपको सभी के सहयोग से काम करना पड़ेगा। अब आपके डिसीजन ऐसे नहीं हो सकते कि आपने कोई हार्ड एंड फास्ट डिसीजन ले लिया। क्यों? क्योंकि अब आप उतने ताकतवर नहीं है। वही बात कही जाती है वैश्वीकरण के संदर्भ में कि अब सारे देश जो हैं वह आपस में जुड़ चुके हैं। हम कुछ ऐसी नीतियों पर सहमत हो चुके हैं कि अब किसी एक देश की सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अब जैसे कि भारत में ये कहा जाता है ना कि किसानों को सब्सिडी हम क्यों नहीं दे देते, अगर किसान गरीब है तो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम विश्व व्यापार संगठन और फिर और भी कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इस चीज का विरोध करते हैं, जबकि विकसित देश ऐसा करता है कि वो अपने यहाँ के किसानों को 60-60% हो सकता है 70% सब्सिडी दे दे, बट हम ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि हमें उससे कुछ लाभ मिल रहा है या फिर हम उसकी कुछ नीतियों का पालन कर रहे हैं। और इसलिए देखो वैश्वीकरण जो 1991 के आर्थिक सुधार हुए थे, हालांकि सभी सरकारें जो भी आई आर्थिक सुधारों की आलोचना के बावजूद भी उसको अपनाए रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने चले थे। लेकिन इसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि अब राजनीतिक रूप से सरकार, किसी भी देश की सरकार, हम अपने देश की बात नहीं कर रहे, किसी भी देश की सरकार इतनी सक्षम नहीं थी कि वो अपने ही बूते कोई डिसीजन ले ले। क्यों नहीं ले सकता वो कोई डिसीजन? क्यों नहीं ले सकती पर्टिकुलर सरकार, पर्टिकुलर देश की सरकार वो डिसीजन? अब बाकी देश भी उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए। तो राजनीतिक रूप से क्या है कि राज्य या सरकार की क्षमता में कमी हो गई। राज्य या सरकार की क्षमता में कमी। अब ये जो क्षमता थी, ये निर्णय लेने की क्षमता थी, ये जो क्षमता थी वह अपनी संप्रभुता को और अपने ही मतलब डिसीजंस को लागू करने की क्षमता की बात हो रही है कि अब वो इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि बाकी लोग भी जो है वह उससे जुड़े हुए हैं। तो राज्य की सरकार जो है या सरकार जो उसकी क्षमता में कमी। और देखो यहाँ पर राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप माना जाता है। राज्य जो है वह कितना हस्तक्षेप करेगी अर्थव्यवस्था में? न्यूनतम हस्तक्षेप करेगी। अगर सरकार न्यूनतम हस्तक्षेप करेगी तो ज्यादा हस्तक्षेप कौन कर रहा है वैश्वीकरण में? तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, मार्केट तय करेगा, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है।
याद रखना, इंडिया का हम नहीं पढ़ रहे हैं कि आप मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें। तो यहाँ पर क्या है कि अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि विश्व स्तर पर क्या है कि बाजार जो है वह चीजों को ज्यादा रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। अब देखो कि पहले सरकार जो है वह मान लीजिए लोक कल्याणकारी थी। अब लोक कल्याणकारी सरकार क्या कर रही है? लोगों को फ्री में अनाज देना, गरीबों की मदद करना, उनके आर्थिक विकास के लिए काम करना, वंचितों के विकास के लिए काम करना, ये थी एक वेलफेयर गवर्नमेंट का काम। लेकिन बच्चों अब वैश्वीकरण में क्या है कि लोक कल्याणकारी सरकार की जगह अब जो नीतियां हैं वह कौन बना रहा है? अब सरकार कैसी, मतलब अब जो चीजें चल रही हैं वह बाजार आधारित हैं। और अगर बाजार आधारित हैं तब गरीबों का ध्यान कौन रखेगा? तब गरीब जो है वह परेशान होगा, क्योंकि सरकार लोक कल्याणकारी नहीं काम कर रही है। तो बाजार आर्थिक व सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बनेगा। तो नीतियां कौन बना रहा? बाजार। तो बाजार क्या कर रहा है? आर्थिक व सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण, आर्थिक व सामाजिक प्राथमिकताओं, आर्थिक व सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण अब बाजार कर रहा है वैश्वीकरण में, ना कि सरकार कर रही है। तो ऐसे में लोक कल्याणकारी सरकार का कॉन्सेप्ट जब था तो गरीबों की भी मदद हो जाती थी, अब नहीं हो पा रही है, अब गरीब और गरीब हो जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि चूंकि प्रौद्योगिकी, हम तकनीकी की अगर बात करेंगे तो प्रौद्योगिकी के कारण सरकार की क्षमता भी बढ़ जाती है, सरकार की लोगों तक प्रौद्योगिकी का जो लाभ है वह मिल जाता है ना। तो दूसरा इसका पक्ष ये भी कहा जाता है कि वैश्वीकरण के कारण अत्याधुनिक जो प्रौद्योगिकी है वह मिली है सरकारों को, और इसलिए वह अपने डिसीजन को ज्यादा सही तरीके से ले पाती है। आया समझ में? तो यहाँ पर हमने इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स की बात कर ली। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आर्थिक। ठीक है, आर्थिक चलते, ज्यादातर लोगों का मानना है कि जो वैश्वीकरण है वह आर्थिक है। ठीक है, और आर्थिक इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो नीतियां हैं, आर्थिक इसलिए क्योंकि इसमें जो आपका वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक है ना जो कोष है अंतरराष्ट्रीय, तो ये सारे ये क्या कर रहे हैं? ये नीतियां बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आर्थिक में नीतियां बना रहे हैं। और इन नीतियों को वैश्वीकरण के कारण जिन्होंने भी आर्थिक सुधारों को या वैश्विक नीतियों को अपनाया है, इनके अकॉर्डिंगली वह इन्हीं नीतियों को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि IMF और WTO अगर आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना है, साथ ही हम देखेंगे कि आर्थिक प्रक्रिया जो है वह अब तेज हो गई है। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक प्रक्रिया तेज हो गई, आर्थिक प्रक्रिया तेज हुई है, पूंजी निवेश बढ़ा है देशों के बीच में, तकनीकी का हस्तांतरण बढ़ गया है, पूंजी निवेश बढ़ा है, व्यापार, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है, व्यापार में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिख लो, ठीक है ना। तो व्यापार जो है ये भी बढ़ा है, पूंजी निवेश बढ़ा है। अब आप देखेंगे केवल आप अपने ही देश में पूंजी का निवेश नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका एक आर्थिक प्रभाव हुआ कि आप दूसरे देश में जाकर भी निवेश कर दे रहे हैं। ठीक है, और व्यापार को बढ़ाने के लिए जो पहले ऐसे रूल्स थे, जो नियम थे, उनको ढीला किया गया है। तो क्या किया गया है? नियमों और प्रतिबंधों का कम होना, नियमों और जो प्रतिबंध है, नियम और प्रतिबंध का कम होना, नियम और प्रतिबंध का कम होना, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे कि वैश्वीकरण जो है इसके नेगेटिव, यहाँ पे भी पढ़ ले, इसका नेगेटिव क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि वैसे तो सामने से राज तो कर नहीं पा रहे, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, नीतियां ऐसी बना दी कि जो गरीब या विकासशील देश है, जैसे कि कहा जाता है कि भारत को आर्थिक सुधार लागू नहीं करने चाहिए, क्योंकि आर्थिक सुधारों के कारण, अब देखो उसका कारण क्या है कि इसके पहले कई ऐसे उद्योग थे जो कि बाहरी अंतर्राष्ट्रीय मतलब बाकी देशों के लिए
एक तरह से पाबंदी थी, नो एंट्री थी कि वह भारत में इसको लेकर निवेश नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें ओपन हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने उन नियमों में ढील दे दी जहाँ पे हमें संरक्षण करना था, हमें आगे बढ़ना था, तो हमें संरक्षणवाद की नीति को अपनाना था। इसलिए संरक्षणवाद और वैश्वीकरण दोनों अवधारणाएं जो हैं वह बड़ी ही एक दूसरे के अपोजिट अवधारणाएं हैं। संरक्षणवाद में आप क्या कर रहे हो, किसी एक चीज़ को लॉक कर रहे हो, उसका एक एरिया बना रहे हो कि नहीं इसके संरक्षण दे दिया इस पर्टिकुलर उद्योग को। और जैसे कि अब ब्रिटेन ने क्या किया था कि अब हम इतिहास में आप पढ़ते हैं, आप सोचेंगे बहुत मैम 2 क्लासें हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स बता रही है, उसके पीछे रीज़न है कि ये दोनों चीज़ों का आप वहाँ भी देखते हैं। तो कैलिको अधिनियम याद है, जिसमें कि ब्रिटेन ने क्या किया था कि वो अधिनियम लेकर आए थे और इसमें जो भारत से नील मंगाया जाता था बड़ा चमकदार था और वहाँ के सूती कपड़ों पे लोगों को वो चकमकाहट बड़ी पसंद थी। तो फिर क्या किया कि वो कैलिको अधिनियम लेकर आए और वहां पे संरक्षण कर दिया कि अब ब्रिटेन जो भारत की डिजाइन भारत की होगी पर छापी ब्रिटेन में ही जाएगी। तो वहां के जो उत्पादक और बाकी सब लोग थे उन्होंने बेसिकली बड़ा शोर मचाया था, हल्ला किया था इस चीज को लेके। तो यहाँ पे क्या था कि आपने संरक्षणवाद अगर किया तो आप फिर वैश्वीकरण कैसे करोगे, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम विश्व के देशों के बीच में आदान प्रदान जो है वे करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देंगे, आयात निर्यात को बढ़ावा देंगे, आप नहीं कर पाओगे। तो संरक्षणवाद चीज अलग है, आपने उसमें लॉक कर दिया किसी एक पर्टिकुलर चीज को। तो संरक्षणवाद और वैश्वीकरण जस्ट अपोजिट। तो क्या भारत को संरक्षणवाद की जरूरत थी? आप देखेंगे संरक्षणवाद क्या है, संरक्षणवाद में क्या क्या हो सकता है, इसके इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव देख लीजिए। उस वो एक क्वेश्चन बन गया, वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े, क्या हमें संरक्षणवाद ही रखना था कुछ समय तक? अगर संरक्षणवाद करते, देखो ऐसा क्यों कहा जाता है, संरक्षणवाद करते तो हम अपने कुछ और उद्योगों को पहुंचा पाते, बढ़ा पाते है ना, उसको ऊंचाई पर लेकर जा पाते। लेकिन हमने क्या किया, वो चीज बनाना सीखने की जगह हमने दूसरे देशों से मंगवा ली, दूसरे देशों से जो है वह हमने उन चीज़ों को मंगवा लिया। तब ये क्या हुआ कि हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए और हमने जैसे कि वैक्सीन वॉर एक मूवी है, आप उसमें देखेंगे कि किस तरीके से एक पूरा एजेंडा चलता है कि हम खुद की वैक्सीन ना बना ले और बाहरी देश और जो मीडिया है वो उस चीज़ को बड़ा ही डिमोरलाइज करती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक चीज़ में मतलब आत्मनिर्भर बनने से रोका जाता है। और अगर प्रौद्योगिकी तकनीकी दूसरे देश ने अगर विकसित कर ली, वो हमें बेचेगा, तो अगर मान लीजिए उसने हमें कभी नहीं दी तो हमारे पास तो समय भी नहीं है, हम कैसे डेवलप करेंगे, उसके बिना जी भी नहीं पा रहे उस तकनीक के बिना। अब ऐसे में क्या होगा, तो हमें आत्मनिर्भर इस चीज़ में होना पड़ता है कि हम किसी पर इतना डिपेंडेंट ना हो जाए कि हमारी चीज़ें ही जो है वह कोलैप्स कर जाए अगर सामने वाले से व्यापार हमारा बंद हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, संरक्षणवाद और वैश्वीकरण दोनों जो कॉन्सेप्ट है एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस चीज को जरूर तैयार करना बच्चों, टॉपिक बता रही हूँ आपको। तो देखो रूल्स और प्रतिबंध जो है जो भी है इनको कम किया जाना, ये एक कारण है, ये एक आर्थिक इसका प्रभाव है। तो ये कहा जाता है कि वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव ये रहा कि आर्थिक रूप से कमजोर जो देश थे, दुष्प्रभाव आर्थिक रूप से कमजोर देश को और गरीब किया और गरीब और कमजोर बनाया। कहा कि ये जो प्रक्रिया है वह पुनः उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया कही जा रही है कि अभी आप डायरेक्ट नहीं शासन कर पा रहे तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी नीतियां बना लो और हम उसके जब भागीदार होंगे तो अपने आप आपकी नीतियां हम फॉलो कर रहे हैं। ये तो उपनिवेशीकरण है कि एक देश के दबदबे में दूसरा देश जो है वह अपने नियमों में और अपनी प्रभाव संस्कृति हर चीज में बदलाव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि आर्थिक रूप से कमजोर देश जो है वह और गरीब हो गए। एंड यहाँ पर ये लिख दो कि इस प्रक्रिया को कुछ लोगों के द्वारा पुनः उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया कहा। एंड देन ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया कि पुनः उपनिवेशीकरण। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि पुनः उपनिवेशीकरण क्यों कहा जा रहा है वैश्वीकरण को, बताइए कुछ पॉइंट्स। अब देखो नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा है सांस्कृतिक। ठीक है, हाँ, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि पारस्परिक जुड़ाव बड़ा है लोगों के बीच में, व्यापार के बीच में एक तरह से जो पारस्परिक जुड़ाव का कॉन्सेप्ट है वो तो है ही। अब देखो सांस्कृतिक प्रभाव की हम बात करेंगे। संस्कृति पर क्या प्रभाव, जब हमने किसी की वस्तुओं को अपना लिया, उसके नीतियों को अपना लिया, हमारा कल्चर क्या है, कल्चर का मतलब है वे ऑफ लिविंग, जिस तरीके से आप जी रहे हैं वही आपका कल्चर है। आप जिस तरह का आपका पहनावा है, जिस तरह का आपका भोजन है, वही आपका कल्चर है। कल्चर का मतलब क्या हुआ, कल्चर का मतलब वे ऑफ लिविंग, आप किस तरीके से जी रहे हैं, आपके जीने का तरीका, वही कल्चर है कल्चर नहीं है ना। तो बस आप क्या पहनावा क्या है, फूड क्या है, फेस्टिवल्स क्या है। अब देखो संस्कृति, जैसे कि आप 14 फेब वैलेंटाइन डे, तो यहाँ पर क्या है कि एक तरह से आपने किस कॉन्सेप्ट को अपनाया, तो आपका कल्चर जो है वह चेंज हो रहा, क्योंकि आप किसी ऐसे डे को मना रहे हैं जो कि शायद नहीं था भारतीय संस्कृति में।
तो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग उसको पॉजिटिव कहेंगे कि ठीक है, विश्व की सारी संस्कृतियां जो है वह आपस में जुड़ रही हैं, और ये बात तो अच्छी है ना। अगर हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करेंगे तब तो अच्छी बात है ना कि चीजें जुड़ रही हैं। तो इस पर क्या है बच्चों, इसके नेगेटिव भी है, इसके पॉजिटिव भी है। नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही पक्ष है। नकारात्मक पक्ष यही हो गए कि भाई संस्कृतियों को खतरा है, विविधता को खतरा है। जब सारी चीजें एक ही हो जाएंगी तो किसी संस्कृति की पर्टिकुलर जो विशेषता थी वो खत्म हो गई, है ना। तो ऐसे में तो विश्व की सभी संस्कृतियां खत्म हो जाएंगी, एक संस्कृति बचेगी। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में कहता है ना कि अच्छी तो बात है, एक ही संस्कृति बचेगी, बस वही बात है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, ये कहा जा रहा है कि नकारात्मक पक्ष में और सकारात्मक दो तो बता दो, सकारात्मक पे सांस्कृतिक प्रभाव है ना, वैश्वीकरण का क्या है, आओ इसमें बता देती हूँ। सांस्कृतिक प्रभाव, वैश्वीकरण का परिणाम आर्थिक और राजनीतिक दायरों में ही नहीं है, हम घर में बैठे बैठे भी इसकी चपेट में होते हैं, क्योंकि हमारी पसंद नापसंद को ये प्रभावित कर रहा है। हम जो चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो चीज़ हम पहन रहे हैं, हमें एक तरह से हमने कुछ देखा, वीडियो देखा, मूवी देखा, हॉलीवुड मूवी देखी, हमें क्रेज आ गया कि नहीं अब तो मैं इस तरह का हेयर स्टाइल करूंगा, अब तो मैं इस तरह का पहनावा पहनूंगा, है ना, अब ये मॉडर्न कपड़े मुझे चाहिए। तो ये क्या है कि एक तरह से उन्होंने तो अपनी मार्केटिंग कर ली कि चलो ठीक है, अब हम उनके मार्केट से, उनके एप्लीकेशन से चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो इससे क्या है कि, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो ये कहा जाता है कि देखो, एक मिक्स, ऐसा नहीं है कि केवल मैकडोनाल्डीकरण हुआ है, इसमें एक जो नेगेटिव कहा जाता है बच्चों कि वैश्वीकरण को मैकडोनाल्डीकरण, मैकडोनाल्ड कहाँ की कंपनी है, कहा जाता है कि वैश्वीकरण इक्वल्स टू मैकडोनाल्डीकरण। पर आपने जब बर्गर पिज्जा खाया तो ये बताओ, आपने मैकडोनाल्ड का अगर बर्गर खाया तो क्या आपने जो डोसा था उसको छोड़ दिया? तो आपको एक ऑप्शन मिला, कहा जाता है कि आपको खाने में एक ऑप्शन मिला, ना कि आपने डोसा को पूरी तरह से छोड़ा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो संस्कृति हमारी बनी, संस्कृति मतलब आपका पहनना, आपका खाना, इससे हमारा कल्चर बना है, वे ऑफ लिविंग। और यहाँ पर कहा कि मैकडोनाल्डीकरण, मैकडोनाल्डीकरण का मतलब होता है अमेरिका का, मैकडोनाल्डीकरण मतलब कहा कि अमेरिका का वर्चस्व है, कहीं ना कहीं आप अमेरिका की चीजों को ही तो अपना रहे हो, तो अमेरिका का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया, उसका वर्चस्व बढ़ गया, आपने उसके प्रभाव में कि अमेरिका की चीज अच्छी है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कहा जा रहा है कि भाई नीली जीन्स, नीली जीन्स, अमेरिका की नीली जीन्स प्रतीक थी स्वतंत्रता का, प्रगति का, किसका प्रतीक था ये, स्वतंत्रता का प्रतीक था, और ये प्रतीक था प्रगति का, विकास का, मॉडर्न का, मॉडर्न होने का प्रतीक था। जीन्स पहनी है इसका मतलब मॉडर्न हो गया, साड़ी पहनी है इसका मतलब, ये आपके दिमाग में कहां से आया, जीन्स और साड़ी का जो कॉन्सेप्ट है, ये वही कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में। आप सोच लीजिए कि आप भी वैश्वीकरण की चपेट में हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, अब इसका एक पॉजिटिव पहलू हम देख लें, अरे नीली जीन्स से तो खादी का कुर्ता भी तो है, नीली जीन्स पर खादी का कुर्ता भी पहना जा रहा है, तो इतना नेगेटिव कहाँ है, नीली जीन्स है तो उसके ऊपर खादी का कुर्ता है, इसका मतलब क्या है। और ना केवल ये इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी इस तरह का प्रचलन है। तो ना केवल इसमें हमने अमेरिका की या पश्चिमी चीजों को अपनाया, इसका नेगेटिव विरोध अब आपके आधारों पे करेंगे कि अमेरिका का वर्चस्व ज्यादा है, वैश्वीकरण मतलब पश्चिमीकरण मतलब हमने पश्चिमी की चीजों को बिना कुछ सोचे समझे अपना लिया। ऐसा कहाँ हुआ, अमेरिका में भी तो ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। आप अभी G20 देखेंगे, G20 का इस बार जो इंडिया में समिट हुआ, आप देखिएगा कि जो विदेशी और बाकी जो भी मतलब एम्बेसडर्स और बाकी सभी लोग आए हैं, उनमें से आप देखेंगे बहुत सारे जो लेडीज और बात काफी सारी जो महिलाएं वहां पर राजनीतिक जो महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया था, साड़ी पहनी थी, है ना। तो ये क्या दिखाता है, तो यहाँ पर बेसिकली नीली जीन्स की जगह हम देख रहे हैं कि अच्छा उसके साथ साथ आपने खादी का कुर्ता डाल रखा है, तो ये तो संस्कृतियों का मेलजोल है। तो आपने दोनों पक्ष देख लिए, नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी, ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो एक तो कहा जाता है कि विश्व की संस्कृतियां जो है वह सारी खत्म हो जाएंगी, पर दूसरी तरफ कहा जाता है संस्कृतियां खत्म नहीं होंगी, संस्कृतियों का क्या होगा, मेलजोल जो है वह हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ एक और इसमें यह बात कही जाती है बच्चों कि चूंकि संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है, अगर आप ये कह रहे हैं कल्चर तो चेंज होता रहता है ना,
हमारा जो कल्चर पहले था, संस्कृति जड़ वस्तु नहीं है, ये बदलती रहती है, और अगर बदलती रहती है तो अब तो अच्छी बात है। तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव में आप लिख लो कि हमारी पसंद नापसंद जो है वह बदलती रहती है, संस्कृति हमारी बदलती रहेगी। भारत और वैश्वीकरण, भारत और वैश्वीकरण जो है इसको हम उठाएंगे प्राचीन समय से। भारत और वैश्वीकरण, तो प्राचीन समय में भी विभिन्न देशों के बीच में व्यापार होता था। आईवीसी की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिंधु सभ्यता की जो मुद्राएं हैं वह अन्य जगह पर मिली। बाकी मेसोपोटामिया और बाकी सभ्यताओं में अगर आपको कहीं देखने को मिलती है, ये क्या बताता है कि यहाँ की मुद्रा वहां कैसे पहुंची। संभवतः मुद्रा का प्रयोग अगर वस्तुओं के बदले लेन देन के लिए किया जा रहा तो हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया होगा। तो प्राचीन समय में भी हमें वैश्वीकरण के जो साक्ष्य वह मिलते हैं कि पूंजी, वस्तु, लोगों, पूंजी, वस्तु, लोगों, विचार का। अब जैसे पुर्तगाली आए, कहां से हमने तंबाकू कहां से लिया, आलू, मक्का, ये फसलें, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो कि भारतीय मूल की नहीं है, हम कहां से उगाना सीख गए। तो जब लोग आए, किसी ने एक जगह से, मतलब अपने देश की सीमा से दूसरी संस्कृति में अगर वह आया, दूसरे देश में वह आया, तो केवल व्यक्ति नहीं आया, केवल उसने वस्तुओं का व्यापार नहीं किया, उसने अपनी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार किया। अंग्रेज आए थे केवल आर्थिक था। आज भी आप देख रहे हैं कितने क्रिश्चियन स्कूल है, और आप उसका जो क्रिश्चियन स्कूल है आप उसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। आपको सरकारी स्कूल में पढ़ा बच्चा और उसमें उसके कल्चर में डिफरेंस दिख जाएगा। वो शायद उसको खुद के काबिल ही ना माने कि वह उससे एक बात कर सके। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों सोचा उसने। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्या है, वैश्वीकरण के कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं, कि हमने किसके मूल्यों को अपना रखा है ना। तो देखो औपनिवेशिक, अब हम देखो प्राचीन समय की बात हो गई, दूसरा आता है औपनिवेशिक दौर। औपनिवेशिक मतलब जब हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। औपनिवेशिक दौर में क्या था, वही जबरदस्ती, जबरदस्ती हमारा जो एक तरह से वैश्वीकरण कर दिया। क्योंकि भारत जो है, भारत ब्रिटेन के लिए, भारत ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का निर्यातक था। क्या था, कच्चे माल का निर्यातक था। और ब्रिटेन में जो वस्तुएं बनी, ब्रिटेन में जो वस्तुएं बनी उसका आयातक था। ब्रिटेन में जो वस्तुएं, जो कपड़े बने, जब आप असहयोग स्वदेशी सब आंदोलन की बात करते देखते किस तरह से विदेशी वस्त्रों की जो होली है, विदेशी खिलौनों की जो होली है वह जलाई गई है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रिटेन के साथ अपने जो अनुभव थे आज़ादी के बाद, स्पेशली आज़ादी के बाद हमने देखा कि दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय हमें खुद का जो सामान है वह बनाना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है, आत्मनिर्भर, कि अब हमें किसी देश पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि हमें अपने यहाँ ही क्या करना है, उद्योगों को लगाना है, कारखानों को लगाना है। अगर उद्योगों का विकास करेंगे, सामान बनाना खुद सीखेंगे, अगर उद्योगों का विकास किया, अपने ही देश में हमने निर्यातक रोक दिया, तो इसे क्या कहा गया, संरक्षण कहा गया। तो ये संरक्षणवाद की जो नीति है ये वैश्वीकरण के जस्ट अपोजिट हो गई। ठीक है, संरक्षणवाद की जो नीति है। अब लेकिन देखो संरक्षणवाद की एक कमी थी बच्चों। संरक्षणवाद क्या हो गया कि अपने यहाँ किसी पर्टिकुलर उद्योगों का विकास करना, उसके आयात निर्यात पर रोक लगा देना, हम जिस भी चीज को संरक्षण दे रहे हैं। तो संरक्षणवाद की नीति की एक कमी ये कही जाती है कि जब हमने केवल उद्योग पर ध्यान दिया तब हमने प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। तब हमने प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, लोगों के लिए आवास पर ध्यान नहीं दिया, पर ध्यान नहीं दिया, है ना। तो ये संरक्षणवाद, तो संरक्षणवाद क्या था कि आजादी के बाद हमने जब खुद सामान बनाने का सोचा, उद्योगों का विकास किया, इनको संरक्षण दिया, निर्यात की अनुमति नहीं दी, तो उत्पादन करना सीखा हमने, उत्पादन करना सीखा। आ गया ना समझ में संरक्षणवाद, है ना। तो ये इसकी एक कमी मानी जाती है।
हम देखेंगे कि देखो बच्चों 1991 के बाद जब आर्थिक सुधार हुए, 19 आप सभी को पता होगा एलपीजी की नीति। क्या है एलपीजी की नीति? एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण मतलब भाई नियमों में ढील दे देना, प्रतिबंध हटा लेना। जैसे कि भारत ने कई तरह के जो उद्योग हैं जिसके लिए पहले लाइसेंस की आवश्यकता होती थी, बाद में उन सभी को हटा लिया है ना। तो ये हो गया पहली बात। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर देना। जैसे कि आप देखते हैं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर देती है, इस उद्योग को प्राइवेट को बेच दिया। विनिवेश, प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के साथ जोड़ लेना। तो 91 में जब आर्थिक सुधार हुए, किसकी सरकार थी 91 में, बताओ जरा। तो 1991 के बाद बच्चों हमने क्या किया, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, ये जो आर्थिक सुधार थे, हमने इसको अपनाया। आर्थिक जो सुधार थे हमने इसकी नीति को अपनाया, है ना। तो ये था भारत और वैश्वीकरण। अब लेकिन देखो कि इसका जो प्रतिरोध है वह क्यों होता है। जो प्रतिरोध का मेन कारण है वही कारण भारत और प्रतिरोध का है। तो इन दोनों को हम साथ ही पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध इसलिए होता है, ठीक है, प्रतिरोध जो है कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ लेंगे, आप पढ़ लेंगे। इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेकिन याद रखना कि सोसाइटी में आपको वैश्वीकरण का प्रभाव दिख जाएगा इंडियन सोसाइटी में, तो वो वाला आप सोशलॉजी से जो चैप्टर है यहाँ कवर कर लोगे तो आपका पूरा वैश्वीकरण जो है वह तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर ऐसे भी आया हुआ है, निबंध आया हुआ है वैश्वीकरण से, उसको आप बच्चों देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर कहा जाता है कि प्रतिरोध का मेन कारण ये है कि वैश्वीकरण जो है पूरी दुनिया में एक तरह से इसकी आलोचना हुई, है ना। और उसके पीछे कारण है कि एक तरह से जो वैश्वीकरण है वह विश्वव्यापी पूंजीवाद प्रतिरोध का कारण, पहले ये लिख दो, प्रतिरोध का कारण, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई कि वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद का प्रसार कर रहा है, और पूंजीवाद को गलत निगाहों से भी देखा जाता है, मतलब बहुत सही नहीं माना जाता पूंजीवाद को, कैपिटलिस्ट विचारधारा को। तो विश्वव्यापी पूंजीवाद है, और ये जो विश्वव्यापी पूंजीवाद का प्रसार है, इसमें क्या हो रहा है, अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है, जो अमीर है वह और अमीर हो रहा है, ठीक है, और जो गरीब व्यक्ति है ये और गरीब हो रहा है। इस तरीके से क्या है कि जो ये विश्वव्यापी ये जो पूंजीवाद है, एक नकारात्मक अवधारणा है इसकी, और ये क्या कहता है कि असमानता को बढ़ा रहा है, असमानता को बढ़ावा दे रहा है। एक जो खाई है गरीब और अमीर के बीच की, इसको बढ़ा रहा है। ये एक वैश्वीकरण का नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा राजनीतिक, आर्थिक और बाकी प्रभाव भी जो है ये भी इसके कहे जाते हैं। और इसमें ये कहा जाता है भारत के संदर्भ में भी कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन्हें अभी संरक्षण की जरूरत थी, कुछ क्षेत्रों को संरक्षणवाद की जरूरत थी, संरक्षणवाद की आवश्यकता थी। आपने उन्हें भी खोल दिया। कुछ क्षेत्रों को संरक्षणवाद जो है इसकी आवश्यकता थी, लेकिन यहां पे आपने क्या किया, उदारीकरण के चलते इनके लिए भी जो नियमों में है वह ढिलाई दे दी, है ना। तो जहां पे संरक्षण की आवश्यकता थी, आर्थिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता थी, वहां पर आपने वैश्वीकरण कर दिया। और दूसरी बात इसमें ये कहें कि सांस्कृतिक प्रभाव जो है वह बेसिकली वही संस्कृति वाली बात होगी, है ना, कि संस्कृति जो है वह नेगेटिव रूप से, तो सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, हमारी संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जो लोग पहले नहीं जानते थे वो भी अब भी 14 फ़ैब जो है वह शायद यूथ में शायद ही ऐसा कोई हो। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं तो समझ तो गए होंगे 14 फ़ैब मतलब आप सब जानते होंगे कि हाँ वैलेंटाइन डे है। तो ये क्या होगा, ये एक ऐसा सांस्कृतिक प्रभाव बेसिकली माना जाता है
है ना। कुछ लोग कहते हैं कि चलो भाई इस दिन जो है वह गौ माता दिवस बनाओ, हम गौ माता संरक्षण दिवस बनाएंगे। कुछ लोगों को लगता है, तो ये क्या है बेसिकली इस तरह से हमारी जो संस्कृति उसको बचाने का प्रयास। वैसे बेसिकली इससे हुआ कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि आपको कुछ डेट याद हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सांस्कृतिक प्रभाव भी जो है वह नकारात्मक स्वरूप से हुए, क्योंकि हमारी संस्कृति को जो है वह इससे हानि हुई है। तो ये कुछ ऐसे प्रतिरोध के कारण है, और यही प्रतिरोध के कारणों की अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में भी यही प्रतिरोध है ना। भारत के संदर्भ में भी यही प्रतिरोध है। जैसे कि मान लीजिए दूध में हल्दी डालकर पीने से जुकाम ठीक हो जाता है, या फिर शरीर की जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता या फिर सब बढ़ती है। इस पर पेटेंट किसने करा लिया? या फिर हल्दी के जो गुण थे, एंटीबायोटिक जो गुण थे, क्योंकि चोट हुई तो हल्दी लगा ली, बहुत आपने सुना होगा, घरेलू उपचार है ये। तो इस तरह अब पेटेंट अमेरिका करा रहा है, नीम का पेटेंट अमेरिका करा रहा है। तो यहाँ पर क्या कि वैश्वीकरण का ये जो दौर था कि इस विचार का आदान प्रदान जो अमेरिका के साथ होगा, उसको पता चल गया कि अरे भाई नीम में तो ये गुण होते हैं, है ना, नीम में ये गुण होते हैं, हल्दी में ये गुण होते हैं, उसने जाके पेटेंट करा लिया। तब इस तरह की भी जो परेशानी है वह झेलनी पड़ती है कि हमारे यहाँ सदियों से ये चीज होती आ रही है, पेटेंट कोई दूसरा करा ले। तो ये इस वजह से भारत जो है वह वैश्वीकरण का प्रतिरोध करता है। हाँ, कुछ रूप से हम कहेंगे कि इस तरह के जो आंदोलन है वह होते हैं। कुछ जो छात्र छात्राएं हैं कॉलेज के स्तर पर, वो पश्चिमी पोशाक का विरोध करते हैं। आप देखेंगे कि मतलब डीयू या फिर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, है ना, जो कि ज्यादा ही खुद को संस्कृति का संरक्षक मान रहे हैं, और ऐसे में वो लोग भी जो है वह काफी सारा इस तरह से जो लोगों को अवेयर करते हैं कि नहीं ये नहीं, वहां पे आपको नीली जीन्स और जो खादी का कुर्ता है वो मिल जाएगा, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है, ये वैश्वीकरण के ही कॉन्सेप्ट हैं, और भारत में इसका जो प्रतिरोध है उसके पीछे यही कारण है कि कई हम देखेंगे कि जो वामपंथी या फिर दक्षिणपंथी में अलग अलग तरीके से वैश्वीकरण का जो विरोध है वह कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रतिरोध का कारण है, ना केवल विश्व में बल्कि भारत के संदर्भ में भी। में आप देखेंगे कि जो न्यू एनसीईआरटी 2023 वाली, उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये आपको अच्छे से जो है वह लिखे हुए हैं, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट मैंने आपसे पूछा था कि क्लीन वाटर जो है वह कौन सा एसडीजी गोल है, तो यहाँ पर कौन सा गोल है एसडीजी, बताइए जरा, दिख रहा है आपको? तो आप बच्चों इसमें देख लेंगे, है ना, सारे जो आपके 17 गोल हैं आपको उसको याद करना है। 17 गोल में क्या क्या है उसको आप पढ़ लेंगे। चलिए, ये पिक पूरा नहीं है इसलिए इसको हटा देती हूँ, आप देख लीजिएगा, न्यू वाली जो बुक है उसमें ये ऐड है, मिल जाएंगे आपको। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। कितने लोग मान रहे हैं कि सिर्फ आर्थिक है? अरे भाई, अगर केवल आर्थिक होती तो हमने राजनीतिक और सांस्कृतिक क्यों पढ़ी होती? वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 से हुई, हाँ ऑफिशियली कह सकते हैं, बट 1991 से हमने आर्थिक सुधारों को अपनाया, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो प्राचीन समय में भी जो है वह किस तरीके से वैश्वीकरण जो है वह चल रहा था। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण क्या समान है? देखो, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, इस बात को लेकर भी एक डिबेट है, और ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि संरक्षणवाद और वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट अलग अलग जगहों पे आप जोड़ लो, है ना। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, हाँ बिल्कुल सही बात है ये। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा। विषम रहा, गलत रहा क्या? सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान है। समान कौन कह सकता है? क्या कोई भी चीज, एक व्यक्ति को जो बात पता है या जो वस्तु उसके पास है उसका यूज जो वो कर रहा है और दूसरा कर ले, बहुत अंतर हो जाता है। फिर एक परिघटना जो कि इतनी बहुआयामी हो उसका कैसे प्रभाव से हो सकता है, वो भी अलग अलग देशों में? इम्पॉसिबल। वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है। वैश्वीकरण से अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आती, अनिवार्यता आएगी, मतलब जरूरी है कि संस्कृतियां जो है वे एक जैसी हो जाएंगी। वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। पढ़ा हमने, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वैसे वैसे उतनी तीव्र तरीके से जो फ्लो है, जो प्रवाह है, जो वस्तु है, लोग विचार की आवाजाही बढ़ जाती है। जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बताइएगा। अब देखिए, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, कौन कौन से घटक हैं? वैश्वीकरण है, प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका की आलोचनात्मक मूल्यांकन। राज्य की भूमिका वही लिखना है आपको इसमें कि पहले जो भूमिका थी वह कैसी थी बच्चों? लोक कल्याणकारी भूमिका थी। अब लोक कल्याणकारी भूमिका से अब जो भूमिका बदली,
कि राज्य जो है वह केवल कानून तक सीमित हो गया, लॉ एंड जो चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको इम्प्लीमेंट करने तक सीमित हो गया। मार्केट और सारी चीज़ें जो है मार्केट ओरिएंटेड हो गई, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हो गई। वैश्वीकरण में जिन नीतियाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन IMF जो है वह तय कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो वह तय कर रहा है, तो ऐसे में सरकार की भूमिका उसमें कहाँ और कितनी रही, है ना? तो ये चीज़ आप बताइए। वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियाँ क्या हुई और वैश्वीकरण ने भारत पर, जहाँ पे भी भारत पर प्रभाव की बात करें उसको आप जरूर ध्यान कर ले, है ना? क्या आप इस तर्क से सहमत है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? हाँ, इस बात को आपको मानना चाहिए, है ना? और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है? तो ये थी आपकी आज की क्लास। अब बच्चों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आपकी क्लास 11-12 की जो NCERT थी वो खत्म हो गई। आपने बेसिक को बहुत अच्छे से कर लिया, है ना? अब इसी बेसिक के बेस पर अब हम शुरू करते हैं लक्ष्मीकांत। तो नेक्स्ट जो क्लासेस हैं वो अब आपको लक्ष्मीकांत की क्लासेस मिलेंगी। 11-12 की क्लासेस आपकी खत्म हो गई, ठीक है? तो लक्ष्मीकांत के लिए बुक सीरीज को स्टार्ट करने के लिए अगर आपके कुछ सुझाव है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। कोशिश करेंगे कि हम लक्ष्मीकांत बुक सीरीज को स्टार्ट करने के पहले एक आध सेशन लाइव कर ले, ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जो एक तरीका है कि नहीं मैम ऐसे नहीं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारा, इस तरीके से कंप्लीट करा दीजिए। तो पूरी कोशिश होगी कि आपके अपने तरीके से जो लक्ष्मीकांत है उसको हम ख़त्म करें। पॉलिटी में पहले अच्छे से बेस बना लो, 11-12 पढ़ लो, ठीक है? कुछ चीज़ें आप सीख जाएंगे, उसके बाद फिर हम लक्ष्मी, ठीक है? तो अब हम हमारा लक्ष्मीकांत पढ़ने का जो समय है वह आ गया। अब देखो बच्चों, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए फॉर PDF एंड क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज की क्लास में वैश्वीकरण की अवधारणा, प्रभाव, कारण, वैश्वीकरण का प्रतिरोध, तो बहुत शॉर्ट सा क्लास था आज का, है ना? सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई, कैसे कैसे क्या क्या करना है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो आपके क्या कमेंट्स हैं? अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 11 और 12 की सारी जो क्लासेस है वह देखी है, कंप्लीट इन सभी चैप्टर्स को किया है, आपने नोट्स बनाए हैं, रिवीजन किया है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इन क्लासेस को करने के बाद, है ना? और लक्ष्मीकांत अब स्टार्ट हो रही है, कोशिश कीजिए अगर नहीं है आपके पास तो लक्ष्मीकांत आप ले लें, और बाकी आगे आगे के जो सेशंस होंगे वह आपको उस बुक को ख़त्म करने में हम हेल्प करेंगे, ठीक है? आपके पास जो इंसाइट्स नहीं है वह क्या नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे हम PT को करें, कैसे मेंस के लिए करें, क्या हमारे पास हो, उन सभी पर भी हम बात करेंगे, ठीक है? कैसे करंट अफेयर की अप्रोच हो, कैसे क्वेश्चन आए, सारी चीज़ों को हम साथ साथ देखेंगे। उससे जुड़े हुए मेंस में कहाँ क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब पर भी हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत एक वन ऑफ द बेस्ट, देखो बेस्ट तो नहीं कह सकते कि बस यही एक बेस्ट तरीका है, बट हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि वन ऑफ द एक जो बेस्ट तरीका होगा उससे हम लक्ष्मीकांत जो है वह ख़त्म करेंगे, और उसको जल्दी ही हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है? तो एक लाइव इंटरेक्शन के बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ये 11th और 12th की NCERT को ख़त्म करने के बाद? आप कहाँ पहुँचे हैं? अगर आपने शुरू यहीं से किया था, आपने इन क्लासेस को सीरियसली देखा है, अगर कोई बच्चा ऐसा है तो वो कमेंट ज़रूर करे कि आपने सारे जो लेक्चर्स हैं वह पूरे एकदम अटेंटिव होकर कॉन्टिन्यूटी के साथ देखे, नोट्स बनाए, रिवीजन किया, और अब आपको क्लास खत्म होने के बाद चीज़ें याद हैं। ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।